Today we will going to discuss the one of the very important topic of the history, that is nationalism in India. मतलब नेशनलिज्म इन इंडिया कहने का मतलब क्या भाई, कि मतलब इंडिया में राष्ट्रवाद का कैसे उदय हुआ। आज हम लोग इसके बारे में एक डीप एनालिसिस एनसीईआरटी के थ्रू करने वाले हैं। ठीक है, तो डीप एनालिसिस करते हैं। तो पहला क्या है नेशनलिज्म इन इंडिया। एज वी हैव सीन मॉडर्न नेशनलिज्म इन यूरोप केम टू बी एसोसिएटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट। जैसा कि हम लोग सब जानते हैं कि नेशन स्टेट की हेल्प से यूरोप में नेशनलिज्म की भावनाएं। अब सर ये नेशन स्टेट क्या होता है? तो नेशन स्टेट इज ऑल अबाउट द फीलिंग ऑफ इक्वलिटी। मतलब नेशन के लिए फीलिंग, मतलब नेशन का एक सिंबल, नेशन का एक फ्लैग, नेशन के लिए एक पार्टिकुलर थॉट्स, नेशन के लिए एक पार्टिकुलर आइडिया, उसे क्या कहते हैं? नेशन स्टेट कहते हैं। मतलब कि वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटी, डिफरेंट डिफरेंट सराउंडिंग बैकग्राउंड्स के लोग एक जैसा फीलिंग इमोशन करें तो उसे क्या कहते हैं? नेशन स्टेट की भावना करते हैं। अब यूरोप में नेशनलिज्म कैसे आया हम लोग जानते हैं। फ्रेंच रिवॉल्यूशन एक ग्रास रूट लेवल था नेशनलिज्म का ग्रोथ करने के लिए, जो धीरे धीरे पूरे ऑल ओवर यूरोप में फैल गया नेशनलिज्म की भावना। वहाँ से एक ग्रोथ हुआ। नाउ तो हम यहाँ पे देखो, यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ मेंशन है बाबू। क्या मेंशन है? न्यू सिंबल, आइकन्स, न्यू सॉन्ग्स, आइडिया, फॉरगेट न्यू लिंक्स डिफाइन द बाउंड्री ऑफ कम्युनिटीज़। ये एक्चुअल में फीलिंग किसका है भाई? नेशन स्टेट्स की फीलिंग है। किसकी फीलिंग है? नेशन स्टेट्स की फीलिंग है। ओके, इन मस्ट कंट्री द मेकिंग ऑफ द न्यू नेशनल आइडेंटिटी वॉज अ लॉन्ग प्रोसेस। लेकिन बहुत सारी कंट्री में नेशनल आइडिया निकालने का एक डिफरेंट प्रोसेस, जस्ट लाइक वी कंसिडर, हम अपनी कंट्री की बात करते हैं इंडिया की, इसमें एक वाइड रेंज है, एक बहुत बड़ा डेप्थ है इसके अंदर गहराई में। तो देखो सेम एज इट इज इन इंडिया, भारत में, एज इन मेनी अदर कॉलोनीज, इंडिया को छोड़कर या बहुत सारी कॉलोनी। अब सर ये कॉलोनीज वर्ड क्या होता है? मतलब कॉलोनीज कहने का मतलब क्या हो गया ये समझो। हम इंडिया है, ये इंडिया हो गया, ये जो इंडिया है, एक मिनट, ये इंडिया है। ओके, ये इंडिया है। अब इंडिया में यहाँ से यूरोप आया, ये यूरोप का हम कॉलोनी बन गए, मतलब यूरोप ने आकर मेरे पे शासन किया। तो ये हमसे अपने आप को, अपना प्रॉफिट हमसे शेयर करेगा, निकालेगा। तो हम इसके क्या हो गए? कॉलोनी हो गया, मतलब हम किसी के गुलाम हैं। दैट इज द एक्चुअल बेसिक फंडा ऑफ द कॉलोनी। द ग्रोथ ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म इज एस्टिमेटली कनेक्टेड टू द एंटी कॉलोनियल मूवमेंट। मतलब नेशनलिज्म की भावना एक एंटी कॉलोनियल मूवमेंट है। मतलब क्या एंटी, मतलब क्या एंटी नेशनलिस्ट, मतलब राष्ट्रवाद के अपोज, मतलब एंटी मतलब क्या, कॉलोनिज्म का विरोध करने वाला मूवमेंट को हम क्या कहते हैं? नेशनलिज्म की भावना। देखो किसी भी कंट्री में नेशनलिज्म ऐसे ही नहीं आता है। सबसे पहले लोग खुद के लिए लड़ते हैं, वही लड़ाई हम अपने आसपास के लिए लड़ते हैं, वही लड़ाई जब वाइड स्प्रेड में फैल जाए। मतलब एक सोसाइटी, खुद की लड़ाई, सोसाइटी में लड़ाई, अब खुद सोसाइटी की लड़ाई, एक एरिया की लड़ाई, अब एक एरिया की लड़ाई, एक सिटी की लड़ाई, अब एक सिटी की लड़ाई, वो स्प्लिट होते हुए एक स्टेट की लड़ाई। तो उससे नेशनलिज्म भावना आती है। ओके, देखो फिर हम लोग बात करते हैं पीपल बिगिन डिस्कवरिंग देयर यूनिटी। पीपल बिगिन टू डिस्कवरिंग देयर यूनिटी what in the form of discovering the unity in the process of their struggle with colonies. The sense of being oppressed under the colonialism provided a sheer bond that tied many different group together. मतलब कहने का मतलब क्या है कि ये जो कॉलोनीज की भावना थी, ये जो हम लोग के अंदर गुलामी की भावना थी, ये बहुत सारे लोगों को एक साथ बॉन्ड करता है। मतलब कहते हैं ना, अगर हम पे अत्याचार हो तो लोग हंसेंगे, लेकिन वही अत्याचार हमारे आसपास के लोगों पे भी हो, वही अत्याचार तीसरे पे भी हो, तो सबको एक दूसरे का दर्द पता चलता है। तो हम लोग यूनिटी की बात करते हैं। तो सेम एज इट कहते हैं यूनिटी इज स्ट्रेंथ। तो यहाँ पे यही बात है कि अगर कोई एक जड़ हो, एक पेन हो, एक लकड़ी का टुकड़ा, उसे हम आसानी से तोड़ देते हैं। दो को तोड़ने में थोड़ा फोर्स लगता है, उसी में एक बंडल आ जाए तो दिक्कत होती है तोड़ने में। क्यों? क्योंकि वहाँ पे वे यूनिटी की बात आ गई, बंच हो गया वे। द सेम फीलिंग यहाँ पर भी थी। द सेंस ऑफ बीइंग ऑपरेस्ड अंडर द colonies provide a sheer bond that tied many different groups together. But each class and group felt the effect of colonialism differently. लेकिन हर क्लास के लोगों ने कॉलोनिज्म का इफेक्ट को डिफरेंट वे में फील किया। नेक्स्ट, द एक्सपीरियंस वॉज वैरी, सबका एक्सपीरियंस अलग था। देयर नोटेशन ऑफ डिफरेंट, उनका सिंबल अलग था फ्रीडम के बारे में, किसी का फ्रीडम का थिंकिंग अलग था। जैसे हमारे टाइम में कांग्रेस दो तरह के थे। जैसे कांग्रेस को किसने फाउंड किया? एओ ह्यूम, अलान ऑक्टाविया ह्यूम ने। एओ ह्यूम ने कांग्रेस के फाउंडर किया। मतलब आईएनसी का फाउंडर कौन है? एओ ह्यूम, मतलब अलान ऑक्टाविया ह्यूम। ओके, ये जो फॉन्ट किया था कांग्रेस, स्टार्टिंग में इंडियन नेशनल कांग्रेस, फिर दो पार्ट में इट एक्सप्लेन हुई, जिसे हम कहते हैं नरम दल और गरम दल, मतलब एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेटिस्ट। अब दोनों की विचारधारा अलग, दोनों की थॉट्स अलग, तो वहाँ से अलग अलग वाइड स्प्रेड थॉट्स आया। मतलब फंडा एक ही था लोगों का। क्या फंडा था? कि हमें आज़ादी करवाना है देश को। बट
लेवल ऑफ थिंकिंग अलग। तो यहीं पे सेम थिंग यहाँ पे भी होता है कि फ्रीडम का भावना हर किसी के अंदर अलग था। देयर एक्सपीरियंस ऑफ राइटिंग एंड देयर नोटेशन। नोटेशन कहने का मतलब ये है बाबू, ये समझो नोटेशन कहने का मतलब क्या होता है। हाँ, नोटेशन ऑफ फ्रीडम वर नॉट ऑलवेज द सेम। सबका फ्रीडम का नोटेशन सेम नहीं होता है। ओके, तो सर सेम क्या होता है ये बताइए। टू फॉरगोज द ग्रुप टुगेदर विथ वन मोमेंट बट द यूनिटी डिड नॉट इमर्ज विदाउट कॉन्फ्लिक्ट। लेकिन यूनिटी के बिना हम कॉन्फ्लिक्ट नहीं लड़ सकते हैं किसी के प्रति। हम यूनिटी के बिना हम अकेले लड़ाई नहीं लड़ सकते इतनी बड़ी कॉलोनी के लिए। हमें लड़ने के लिए हमें एक होना पड़ेगा। हमें डिफरेंट डिफरेंट समुदाय को, डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटी को एक पार्टिकुलर बेसिस पे लड़ाई करना होगा फ्रीडम के बाद, तब जाके हम आज़ाद होंगे। हम पे ब्रिटिश से हम लोग लड़ाई किया, बट हम लोग हारते क्यों गए? क्योंकि ब्रिटिश ने क्या किया, डिवाइड एंड रूल किया। एक छोटे छोटे टुकड़ों में उसने लड़ाई किया। हम अपने आप, हम अप, एक किंग था पिछले, पहले हम लोग कंट्री क्या थे, दो तरह के स्टेट थे, प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट। तो प्रिंसली स्टेट मतलब क्या, राजा राजकुमार का। वहाँ पे क्या था शासन बाबू, कि मतलब वहाँ पे जो फीलिंग थी, ब्रिटिश ने उन पर अटैक किया, जैसे रानी लक्ष्मीबाई पे, गंगाधर अटैक हुआ, तो ये लोग क्या था, वो लोग अपने एरिया के लिए लड़ते थे, किसी दूसरे के लिए कोई वहाँ पर आकर उनको हेल्प नहीं करता था। तो इसमें क्या होता था, टुकड़ों में क्या लड़ोगे आप, जब वही एक वाइड स्प्रेड में बात हो तो हम इजीली उसे डिफाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे सेम थॉट्स यहाँ पे ये है। इन द अर्लियर टेक्स्ट बुक, इससे पहले के टेक्स्ट बुक में हमने पढ़ा था, यू रीड द ग्रोथ ऑफ द नेशनलिज्म इन इंडिया फॉर द फर्स्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी। फर्स्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी में इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे कि द स्टोरी ऑफ 1920 का स्टोरी पढ़ेंगे, मतलब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट पढ़ेंगे। Congress saw develop the national movement and different social group participate in the movement and how nationalism captured the imagination of people। मतलब कैसे कैसे कांग्रेस ने इसमें अपना नेशनल मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया, क्या क्या स्टेप लिया, और कैसे ये नेशनलिज्म कैप्चर किया इमेजिनेशन पीपल के अंदर, ये भावना कैसे आई, हम इसके बारे में पढ़ाई करेंगे। ओके, सो मूविंग टू द फर्दर, ये एक पिक्चर है। ओके, तो देखो इस पिक्चर में क्या है कि मास कॉपरेशन में, प्रोजेक्शन में लोग, नेशनल मूवमेंट में लोग भाग कर रहे हैं। ओके, जिसमें देखो डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटी, डिफरेंट डिफरेंट लोग एक मार्च कर रहे हैं, दिखा रहे हैं कि यूनिटी के बारे में बता रहे हैं कि हाँ हम लोग यूनिटी हैं। यहाँ पे तुम देखोगे तो फील एक चीज़ करोगे कि ऑल पीपल्स हैव वेयर द सेम क्लॉथ, वाइट कलर के क्लॉथ। वाइट इज ऑल अबाउट द पीस में, हम लोग पीसफुल यहाँ पे मार्च कर रहे हैं। नाउ वी आर कमिंग टू आवर चैप्टर। हम लोग अपने चैप्टर अपने बुक पर आते हैं। इन द ईयर, व्हाट ईयर, कौन सा ईयर में सर, तो इन द ईयर आफ्टर 1919। 1919 कहने का मतलब क्या हो गया बात, रॉलेट एक्ट। वी सी द नेशनल मूवमेंट स्प्रेडिंग टू न्यू एरिया। न्यू एरिया में नेशनल एंथम स्प्रेड कर रहा था। क्यों कर रहा था, क्योंकि हम जानते हैं सर 1914 से लेकर सर 1918 तक, 1914 से लेकर सर 1918 तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था। अब ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था, तो इसके बाद वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो गया 1919 के बाद। 1919 में रॉलेट एक्ट आया। रॉलेट एक्ट क्या होता है हम आगे पढ़ते हैं। रॉलेट एक्ट आया तो वहाँ से एक नेशनलिज्म की भावना हो गई। जालियावाला हत्याकांड, जालियावाला मास्क, यहाँ से बहुत सारे ए वे आए, इन्फोर्स्ड हुए। उसके बाद हम लोग धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं। चलो, वी सी द नेशनल मूवमेंट स्प्रेडिंग टू अ न्यू एरिया इन करप्टिंग द न्यू सोशल ग्रुप एंड डेवलपिंग अ न्यू मोड ऑफ स्ट्रगल। हमने देखा न्यू मोड ऑफ स्ट्रगल डेवलप हो रहा है इसमें, न्यू सोशल ग्रुप इन्वॉल्व हो रहे हैं इसमें। कैसे हो रहे हैं वो उस सब के बारे में हमने पढ़ा। फर्स्ट ऑफ ऑल द वार क्रिएटेड अ न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन। ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था बाबू, ये एक अलग ही लेवल का कह सकते हैं ना। फर्स्ट वॉर जो हुआ था इंडिया वर्ल्ड वॉर का, ये क्या कहता है ना, एक अलग ही लेवल का ब्रिटिश में इनकरप्ट कर दिया था। मतलब कैसे, पॉलिटिकली भी और क्या इकोनॉमिकली भी डिस्ट्रक्ट। हम जानते हैं वॉर इज ऑल अबाउट डिस्ट्रक्शन। लड़ाई में हमेशा डिस्ट्रक्शन होता है, नो प्रॉफिट की बात होती ही नहीं है। हाँ, भले कोई अपोनेंट जीत जाए बट उसे भी कुछ ना कुछ खोना ही पड़ता है। वॉर ऑलवेज कज डिस्ट्रक्शन, इसलिए लड़ाई से दूर रहना चाहिए। इस यही कारण था कि महात्मा गांधी, फादर ऑफ अवर नेशन, इन सब चीज़ों से दूरी बना के रखते थे। अब हम लोग आगे देखते हैं, तो आगे क्या है, इट लीड टू अ ह्यूज इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर। मतलब ये जो लड़ाई हुआ वो डिफेंस खर्च में बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट हुआ, विच ऑफ फाइनेंस बाय वार लोन, जिसके कारण क्या था, वार लोन, मतलब लड़ाई के लिए लोन लिया गया। एंड इंक्रीजिंग टैक्स, लोगों पे टैक्स बढ़ाया गया उस लोन को पे करने के लिए। याद आया फ्रेंच रिवॉल्यूशन का टाइम, फ्रेंच रिवॉल्यूशन में लड़ाई हो रही थी, तो लुइस 16 ने कितना कर्ज हो गया था, $2 बिलियन का कर्ज हो चुका था, जिसे पे करने के लिए उसने थर्ड स्टेट पीपल पे टैक्स बढ़ा दिए थे। सेम एज यहाँ भी है, कस्टम ड्यूटी वेयर राइज एंड इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस, इनकम टैक्स को इंट्रोड्यूस किया गया। थ्रू द ईयर वार ईयर प्राइस इंक्रीज डबलिंग बिटवीन द 1913 टू 1918। मतलब जैसे ये वार ईयर के टाइम में प्राइस का डबल हो रहा था 1913 से 1918 के बीच में, क्योंकि 1914 से लेकर 1918 के बीच में लड़ाई हुई।
फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, लीडिंग टू एक्सट्रीम हार्डशिप फॉर द कॉमन पीपल। विलेज वर कॉल्ड ओपन टू सप्लाई सोल्जर एंड फोर्स रिक्वायरमेंट इन रूरल एरिया कॉज्ड वाइड स्प्रेड एंगर। अब बताओ, लड़ाई ब्रिटिश लड़ रहा है, उसमें देखो क्या हुआ वो क्लियर करते हैं। यहाँ से ध्यान से समझना, यहाँ पे हम एक वर्ड बताने वाले हैं, उसको ध्यान से फिल करना, ठीक है। देखो 1914 में, 1914 में, ओके, 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुई। 1915 में, 1915 में क्या आया? डिफेंस एक्ट आया ब्रिटिश के द्वारा। क्यों लाया गया? क्योंकि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो रही थी तो डिफेंस एक्ट इसलिए लाया गया कि उसमें एक एक्ट इंडिया के लोगों को, मतलब इंडिया के जो लोग थे, गरीब थे, रूरल एरिया में जो लोग थे, उन्हें इन्फोर्स करके, उन्हें प्रेशराइज कर कर, उन्हें डरका धमका, उन्हें बोला गया कि आप मेरे साथ चलो लड़ाई में, तो उन्हें लड़ाई में ज़बरदस्ती ले जाया गया। जब वे लोग चले गए लड़ाई में, तो वहाँ गए, वहाँ पे हर कोई डर गया। ब्रिटिश जीत गया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। जब ब्रिटिश से हर कोई दूसरा देश वाला डर गया, डरने का कारण क्या था? इंडियंस जो सोल्जर्स गए थे ना आर्मी में रिक्रूटमेंट होके, वे लोग अकेले ही भारी पड़ गए ऑलमोस्ट कंट्री पे। तो ब्रिटिश सोचा कि अगर बाद में हम डिफेंस एक्ट को 1915 में डिफेंस एक्ट जो पास किया, कौन सा एक्ट याद रखना? डिफेंस एक्ट। यही डिफेंस एक्ट को हम बाद में हम क्या कहते हैं? रॉलेट एक्ट। क्या कहते हैं बाबू? यही डिफेंस एक्ट को हम क्या कहते हैं? रॉलेट एक्ट कहते हैं। ओके, डिफेंस एक्ट ऑफ 1915 वाज सबमर्ज्ड इनटू रॉलेट एक्ट ऑफ 1918। क्यों एक्ट सबमर्ज्ड हुआ ये भी हम क्लियर करते हैं। तो देखो, तो जब ये 1915 में हुआ तो इसके क्या किया गया, मतलब ये एक्ट को ब्रिटिश हटाना ही नहीं चाहा, इंटरक्रप्ट करना ही नहीं चाहा। क्यों नहीं करना चाहा? सोचा कि अगर हम इसे हटाएंगे तो इंडियंस हम पे हावी हो जाएंगे, तो वे उसे कंटिन्यू रखने की कोशिश किया। जो इंक्रीमेंट क्या कर दिया? रॉलेट एक्ट का इंक्रीमेंट कर दिया। उसका विद्रोह करने के लिए हमारे गांधी जी आए, क्या बहुत सारे मोमेंट तो वही कर रहे हैं कि 1918 में क्या चीज़, 1980 में और 1921 में जो वाइड स्पीड उस टाइम में क्रॉप्स फील्ड किए, मतलब 1980 से 1921। देखो बाबू, हाँ तुम एक चीज़ देखोगे कि जब कहीं कॉलोनी में लड़ाई हुआ ना, युद्ध हुआ ना, तो वहाँ पे क्रॉप्स का फेल्यूर का एक मेन रीजन था। हम लोग ने क्लास 9 का फ्रेंच रिवोल्यूशन में ही पढ़ा था। क्या पढ़ा था हम लोग फ्रेंच रिवोल्यूशन में? कि वहाँ पे स्ट्रगल फॉर हंगरी, लोग स्ट्रगल फॉर सर्वाइव कर रहे थे। क्यों? क्योंकि क्रॉप्स फेल हो रहे थे, ड्रॉट का सिचुएशन था, स्नोफॉल हुआ जो हार्वेस्टिंग में क्रॉप्स ने दिक्कत कर दिया। यहाँ भी क्या हुआ? क्रॉप्स फेल हो गया। अब पता है ना, एक इंसान को क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा और मकान, जिंदा रहने के लिए। रोटी, कपड़ा, मकान, ये तीन चीज़ का ही बेसिक नीड है किसी को भी। अगर इस तीन चीज़ में हम उन्हें नहीं फुलफिल करेंगे तो वे एंग्री होंगे। तो यहाँ पे वही कारण था, क्रॉप्स फेल्ड कर गए इन मेनी पार्ट ऑफ इंडिया, रिजल्टिंग इन एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फूड। जो कारण क्या बन गया? भोजन में भुखमरी का कारण बन गया। दिस वॉज एक्कम्पेंड बाय द इन्फ्लुएंजा। ये कारण क्या था? इन्फ्लुएंजा हुआ इनसे। एंड अकॉर्डिंग टू द सेंसस 1921 के सेंसस के कारण 12 to 13 मिलियन, मतलब 12 से 13 मिलियन, मतलब 12 to 13 मिलियंस पीपल परसीड एज अ रिजल्ट ऑफ फेमाइंस एंड इपिडेमिक। मतलब 12 से 13 मिलियन, मतलब 12 to 13 मिलियन पीपल प्रिसाइज्ड हो गए, मतलब एकदम बेचैन हो गए, घबरा गए, घर द्वार उनकी हत्या हो गई, मर गए, या मतलब बेदखल हो गए, इधर से उधर हो गए। कारण क्या था? भुखमरी, इपिडेमिक्स, इस इन्फ्लुएंजा, इस फेमाइन। फेमाइन क्या होता है? द कॉज ऑफ ड्रॉट, मतलब फेमाइन मतलब भुखमरी के कारण से लोग टूट गए। नाउ मूविंग टू द फर्दर, पीपल होप दैट देयर हार्डशिप वुड एंड आफ्टर द वॉर वाज ओवर। लोगों को लगता था कि उनकी ये जो दर्द है ना, ये कम हो जाएगी। कब कम हो जाएगी? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, क्योंकि ब्रिटिश ने वादा किया था कि जब आएंगे तो हम तुम्हें फ्रीडम देंगे, डोमिनियन स्टेट दे देंगे, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो उन्हें लगा बट दिस डू नॉट हैपन, बट ऐसा हुआ नहीं। ब्रिटिश जीतने के बाद अपना मनमानी करने लगा, रॉलेट एक्ट ला दिया। एट दिस स्टेज अ न्यू लीडर अपीयर। उस वक्त पे कुछ नए नेता आए हमारे पास, एंड सजेस्ट अ न्यू मोड ऑफ स्ट्रगल, और हमें नया रास्ता दिखाएं। किस चीज़ का? स्ट्रगल का। नाउ मूविंग टू द फर्दर, अब हम लोग पढ़ते हैं द आइडिया ऑफ स्ट्रगल। द आइडिया ऑफ स्ट्रगल कहने का मतलब क्या हुआ? अहिंसा परमो धर्म। ये किसने कहा? महात्मा गांधी ने कहा। अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा परमो धर्म किसने कहा? ये महात्मा गांधी ने कहा। जब अहिंसा परमो धर्म महात्मा गांधी ने कहा, तो महात्मा गांधी का एक्चुअल सेंस क्या था बाबू कहने का? कि अगर हमारी लड़ाई सच के लिए है, अगर हमारी लड़ाई सच के लिए है, तो हमें किसी भी हथियार की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम अपने बात, अपने अल्फाज से जीत सकते हैं उन गद्दारों से, उन बेईमानों से। ओके, ये गांधी का थॉट था। तब महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया। महात्मा गांधी भारत आते हैं। कब आते हैं महात्मा गांधी भारत? 1915 में, जनवरी में। कहाँ से भारत आते हैं? साउथ अफ्रीका से। साउथ अफ्रीका पता है, हम लोग जानते हैं साउथ अफ्रीका में क्या हुआ बाबू? अपार्टहेड था।
अपार्थाइड का मतलब कहने का मतलब क्या, ये देखो क्लास 10th की एक बुक है द फर्स्ट फ्लाइट, उसमें भी इस टॉपिक के बारे में डिस्कस किया गया है। सॉरी यहाँ पे लिखने में दिक्कत हो रहा है, हम अच्छे से लिख देते हैं, रुको। अपार्ट हेड, ये अपार्थाइड कहने का मतलब क्या हो गया, द रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्किन कलर, स्किन कलर, ओके, डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्किन कलर, उसे क्या कहते हैं हम, अपार्ट हेड। क्लियर है बाबू, बताओ इतने में कोई दिक्कत, बताओ कोई दिक्कत। नाउ वी आर मूविंग टू द फर्दर, नाउ जस्ट लुक एट हियर, बस इसी को ध्यान रखना कि महात्मा गांधी अफ्रीका से वापस कब आए, जनवरी 1915 में, 1950 में अफ्रीका से वापस आए सत्याग्रह, मतलब इंडिया कौन वापस आया, महात्मा गांधी। कहाँ से वापस आए, अफ्रीका से इंडिया वापस आए। अफ्रीका में क्या था, अपार्थाइड था, कास्ट कलर, स्किन के कलर के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन, वाइट लोग को ज़्यादा मनमानी, तो उसको लड़ते हुए कौन वहाँ लड़े, नेल्सन मंडेला को फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बनाया गया, जो वे कहाँ पे शपथ लिए थे, यूनियन बिल्डिंग ऑफ प्रिटोरिया में उन्होंने शपथ लिया था, हम लोगों ने पढ़ा है। नाउ मूविंग टू द फर्दर, द रेशियल रिजीम विद द नोवेल मैटर वाज मास एजिनेशन एंड द कॉल सत्याग्रह। अब बात ये क्या आती है सर, ये आप क्या कह रहे हैं, ये देखो, द आइडिया द आइडिया ऑफ द आइडिया ऑफ सत्याग्रह इम्फेसाइज्ड, क्या इम्फेसाइज करती है, आइडिया ऑफ सत्याग्रह इम्फेसाइज क्या करती है, ट्रूथ एंड नीड टू द सर्च ऑफ फॉर ट्रूथ, सच्चाई की और सच्चाई की खोज करती है, कौन खोज करती है, सत्याग्रह, ओके। इट सजेस्टेड दैट इफ द कॉज वाज ट्रू, देखो अभी हम बोले थे ना, ये कहता क्या है, इट सजेस्टेड, सत्याग्रह क्या कहता है, इस बात का ध्यान रखना, सत्याग्रह कहना क्या चाहता है, इट सजेस्टेड दैट इफ द कॉज वाज ट्रू, अगर हमारी कारण अगर सही है, सत्य के लिए है, एंड इफ द स्ट्रगल वाज अगेंस्ट इनजस्टिस, अगर हमारा लड़ाई अन्याय के लिए है, अन्याय कहने का मतलब क्या, क्रूरता के लिए है, न्याय के लिए है, सच्चाई के लिए है, देन फिजिकल फोर्स वाज नॉट नेसेसरी टू फाइट द ऑपरेसर, तो फिजिकल फोर्स मतलब लड़ाई झगड़ा कोई मतलब नहीं रखता ऑपरेसर के लिए, अपोनेंट के लिए करने के लिए, हम उनसे ऐसे ही जीत जाएंगे अपनी सच्चेत से, क्योंकि ऊपर वाला सब देखता है। विदाउट सीकिंग द वेनिग्रेंस बींग एग्रेसिव, बिना गुस्सा हो रहे, असत्याग्रही कुड विन द बैटल, एक सत्याग्रही बैटल जीत सकता है, असत्याग्रही कुड विन द बैटल थ्रू द नॉन वायलेंस, इसी को कहते हैं अहिंसा परमो धर्म, द मेन थॉट ऑफ गांधी। नाउ दिस कुड बी डन बाय अपीलिंग द कॉन्साइंस ऑफ द ऑपरेसर, ये हम कर सकते हैं कैसे, हम अपीलिंग अपना बात, अपने बात को प्रेशराइज करके, किस पे प्रेशराइज करके, अपने ऑपरेसर को, ओके। नाउ पीपुल इंक्लूडिंग द ऑपरेसर, पीपुल जो है इंक्लूडिंग करते हैं ऑपरेसर को, हैड टू प्रोसीड टू सी द ट्रूथ इंस्टेड ऑफ बीइंग फोर्स टू एक्सेप्ट द ट्रूथ थ्रू द नन यूज ऑफ वायलेंस, मतलब कभी कभी लोग फोर्स करते हैं सच्चाई बुलवाने के लिए, बट ये चीज़ गलत है, ओके, कहने के लिए हमें अपने बात को अगर किसी से बुलवाना है तो हम उसे प्रेशर नहीं कर सकते हैं, उनके पास सत्य रख दो, सत्य एक बार प्राचित हो सकता है, दो बार प्राचित हो सकता है, एक बार हारेगा, दो बार हारेगा, तीन बार हारेगा, चार बार हारेगा, 50 बार हारेगा, लेकिन सत्य एक न एक बार जरूर जीतेगा। 100 झूठ बोल लो तुम, कोई बात नहीं, तुम बच जाओगे, हाँ, बट तुम सत्य को कहीं पराजित नहीं कर सकते हो, इस बात का हमेशा ध्यान रखना। तुम आज किसी से धोखा करोगे तो उसका फल स्वरूप तुम्हें कल ही मिल जाएगा। ये कलयुग है, कलयुग में कहा गया है कि जब कलयुग एक अपने कहते हैं ना चरम सीमा पे होगा, मतलब एट इट फाइनल स्टेज, जब फाइनल स्टेज का मतलब क्या, जब लोग अपने माँ बाप, अपने भाई बहन को नहीं समझ पा रहे हैं, तब कृष्ण का एक नौवा अवतार आएगा जिसको कहते हैं कनिष्क अवतार, और ये दुनिया वश हो जाएगी, और वे कृष्ण का लास्ट अवतार रहेगा, डेट अवतार इज कॉल्ड कनिष्क अवतार। तो ये कहते हैं धर्म की बात करते थे, कौन धर्म की बात करते थे, हु टॉक अबाउट द धर्म, गांधी, ओके। हम लोग को एक बात ध्यान रखना है कि गांधी ने क्या किया, आफ्टर अराइविंग गांधी, गांधी के भारत आने के बाद, गांधी मतलब महात्मा गांधी जी को भारत आने के बाद, महात्मा गांधी भारत कब आए, 1915 में, ओके। कहाँ से भारत आए वापस, ये भारत आए 1915 में, भारत साउथ अफ्रीका से, रेशल डिस्क्रिमिनेशन अपार्थाइड की लड़ाई लड़कर, वहाँ पे सत्य को जिताकर, आफ्टर अराइविंग इन इंडिया महात्मा गांधी सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज द सत्याग्रह मूवमेंट इन वेरियस प्लेसेस, यहाँ आने के बाद महात्मा गांधी ने बहुत सारा सत्याग्रह मूवमेंट ऑर्गेनाइज किया बहुत अलग अलग प्लेस में, जिसमें बाबू तुम्हें एक वर्ड याद रखना, तुम्हें क्लियर कर देते हैं, क्या, सी के ए, सी की ए, सी की ए,
चंपारण, खेदा, अहमदाबाद। चंपारण, खेदा, अहमदाबाद, इस बात को ध्यान रखना। पहला सत्याग्रह मूवमेंट उन्होंने कहाँ किया? चंपारण में किया। उस जगह का नाम कहाँ है? बिहार में चंपारण में किया है। टू इंस्पायर द पीजेंट, इन्होंने इंस्पायर किया किसे? पीजेंट को, स्ट्रगल के लिए, जो स्ट्रगल कर रहे थे किसके लिए? प्लांटेशन। प्लांटेशन किसकी प्लांटेशन के लिए? इंडिगो की खेती के लिए, जो प्रेशराइज हो रहे थे उनको बचाने के लिए। ये कब हुआ था? 1970 में, मतलब 1970 में सबसे पहले इन्होंने सत्याग्रह का मूवमेंट कहाँ से स्टार्ट किया? चंपारण में। ओके, इंडिगो की खेती से बचने के लिए। फिर उसके बाद इन्होंने 1917 में फिर उसी साल 1970 में ये कहाँ गए बाबू? ये आए यहाँ पे, कहाँ? खेदा। जब ये खेदा में आए, द डिस्ट्रिक्ट ऑफ, कहाँ? गुजरात। खेदा एक डिस्ट्रिक्ट है गुजरात का, जहाँ पे लोग क्रॉप फेल्योर और प्लग से पीड़ित थे। तो उनको टैक्स देना पड़ रहा था कि क्रॉप फेल हो गया, फिर भी उनसे ब्रिटिश गवर्नमेंट टैक्स मांग रही थी। तो उनसे लड़ाई करने के लिए ये यहाँ आए, सत्य को, अपने बात को रखने के लिए यहाँ पे आए। वहाँ पे इन्होंने सत्याग्रह किया। फिर उसके बाद ये 1918 में इनका लास्ट सत्याग्रह कहाँ पे? महात्मा गांधी का कहाँ हुआ था? 3 सत्याग्रह कंटिन्यूटी में पूछता है एग्जाम में, कौन कौन सा? चंपारण, खेदा और अहमदाबाद। हमेशा याद रखना, चंपारण, खेदा, अहमदाबाद, ऐसे CKA, चंपारण, खेदा, अहमदाबाद, ये ऑर्डर है। 1917 में चंपारण, 1917 में खेदा जो डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात है, और 1918 में अहमदाबाद। ओके, ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बाबू। नाउ ये भी याद रखना कि चंपारण में गांधी ने क्या किया? किसके लिए लड़ाई किया? प्लांटेशन के लिए। किस चीज़ के प्लांटेशन के अप्रोच किया? इंडिगो की खेती के लिए। और खेदा में उन्होंने क्या किया? डिस्ट्रिक्ट ऑफ खेदा में उन्होंने क्या किया? डिस्ट्रिक्ट ऑफ खेदा में उन्होंने क्या किया? उन्होंने प्लांट किस चीज़ के लिए? जो क्रॉप फेल्योर हो गया था, क्रॉप फेल्योर जो हो चुका था, उनसे उन्होंने बचने की कोशिश किया कि लोगों को टैक्स ना देना पड़े। लोग टैक्स कहाँ से देंगे? भुखमरी से मर रहे हैं, टैक्स देंगे? खाने के लिए रोटी नहीं है, ना कपड़ा, रोटी, ना मकान, आई हैव टैक्स देना है? कैसा ही अन्याय है। फिर इन्होंने अहमदाबाद में इन्होंने फिर एक लड़ाई लड़ी महात्मा गांधी ने, कब? 1918 में, टू ऑर्गेनाइज द सत्याग्रह मूवमेंट अमॉन्ग्स द कॉटन मिल्क वर्कर के साथ। आज का लेक्चर में इतना ही। अगर आपको पसंद आया आप बताना, फिर मैं आगे कंटिन्यू रखूँगा। अच्छा फीडबैक है बताना, फिर मैं इसका पार्ट नेक्स्ट लाऊंगा। ओके, तब तक के लिए जय हिंद, अच्छे से रहो, मौज करो।